प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण कविता गुलाम बनाने वाले। इस कविता के बारे में मेरी मान्यता है कि ये कविता हर भारतीय को पढ़नी चाहिए यदि वो साम्राज्यवाद के चरित्र को समझना चाहता है। साम्राज्यवाद ने जिस प्रकार से भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है, ये कविता उसके चरित्र को बेनकाब करती है, बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने परिभाषित करती है। पहले मैं इस कविता का काव्य पाठ करूंगा आपके सामने और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसकी जो अंतर्वस्तु है, इसकी जो मूल संवेदना है, वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। काव्य पाठ शुरू करने से पहले मुझे याद आ रही हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो बातें जो उन्हें देवदारू निबंध में कही थी कि जब कोई कवि या साहित्यकार लय प्राप्त कर लेता है तब वो तुक का निर्माण करता है, और जब उसके पास तुक होता है तो छंद बनता है, और जब छंद बनता है तो वहाँ पर सौंदर्य होता है, और जहाँ पर सौंदर्य है वहाँ सृजनात्मक शक्ति है। यानी वो लय कालिदास ने प्राप्त कर ली थी, वो लय कबीरदास ने प्राप्त कर ली थी, मैं कहूँ वो लय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राप्त कर ली थी। और उसी प्रकार की लय जो है आप इस कविता में धर्मवीर भारती की कविता में देख सकते हैं। उनकी एक और प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। फिलहाल हम बात करेंगे गुलाम बनाने वाले। पहले उसका काव्य पाठ होगा। और भी पहले वे कई बार आए हैं, और भी पहले वे कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़े की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। एक बार जब भालों की बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीनें थी। लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं, इस बार और चुपके से आए हैं। कितने चुपके से आए हैं? आधे हैं जिनके हाथों में है कैमरे, आधे हैं जिनके हाथों में है कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे, दो दो आने वाले पंपलेंट, रोटी और पंपलेंट में ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढलती हुई जंजीरें। उनमें क्या आया है? रोटी और पंपलेंट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। ढंग नया है, ढंग नया है, लेकिन बात यह पुरानी है। घोड़ों पर रखकर या थाली में भरकर, घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर, या रोटी में ढककर, या फिल्मों में रंग कर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं। वे और भी पहले कई बार आए हैं, वे और भी पहले कई बार आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इस कविता की मूल संवेदना के बारे में, मूल अंतर्वस्तु के बारे में। कविता शुरू करता हूं मैं और फिर उसकी व्याख्या आपके साथ साथ करूंगा कि और भी पहले वे कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़े की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। कवि बतलाने लगा, और भी वे आक्रमणकारी। भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे हैं, और बहुत पहले की बात कवि कर रहा है कि प्राचीन काल में, संभवतः चंगेज खान के ज़माने की बात कवि हमारे सामने रखता है कि उत्तर भारत से भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, भारत की उत्तरी दिशा से। खैबर की चट्टानें, उस ज़माने में जो अफ़गानिस्तान था वो भारत का हिस्सा था, तो खैबर जो दर्रा है, जो चट्टानें हैं, उसकी ओर से आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह बात समझने की है कि उस ज़माने में आक्रमण वहाँ होते थे जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में थे। दुनिया इस प्रकार की नहीं थी। लोग बाग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, और उस ज़माने में भारत मसालों का देश भी रहा।
तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लगातार कबीलों में, लगातार समुदायों में भारत पर आक्रमण होते रहे और यहाँ पर बहुत सारे कबीले और बहुत सारे समुदाय आकर के यहाँ पर भारत की मिट्टी में भी वो शामिल हो गए। यानी दोनों उसके जो प्रभाव हैं वो देखे जा सकते हैं। एक यहाँ से प्राकृतिक संपदा लूट करके भी ले गए और दूसरे बहुत सारे समुदाय जो हैं वो भारत में भी शामिल होते रहे। भारत की एक संस्कृति जो है वो नए रूप से बनती चलेगी, वो सबको जज़ब करती चलेगी। जो हम समावेशी संस्कृति की बात करते हैं, उस पहलू को भी हम इस बात से समझ सकते हो। पहलू भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीनें थी, पहले कबीलों के रूप में आक्रमण हुआ, जैसे चंगेज खां और दूसरे साथियों ने किया। इसके बाद अब कह रहे कि अब भालों की बजाय उनके हाथों में व्यापारिक संधियां हैं। अब सीधे रूप से कोई किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि हमला किसके माध्यम से हो रहा है? व्यापार के माध्यम से। व्यापार के माध्यम से हम किस तरह से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने चुंगल में फांस लेते हैं। अब ये दुनिया इस प्रकार की निर्मित हो रही है और कहा जाता है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से पुनर्संचरण करते रहते हैं, उसका निर्माण करते रहते हैं। किसके लिए? अपने देश की आवश्यकताओं के लिए। अर्थशास्त्र में बहुत सारे काम इस दिशा में हुए हैं और लोग बाग ये समझने लगे हैं कि सही मायने में जो विकासशील देश हैं या तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो विकसित देशों के एजेंडे को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे वो चलते हैं, उसी के अनुरूप ही अपनी अर्थव्यवस्था का वो निर्माण करते हैं। यानी पहले जो आक्रमण था वो सीधे आपको दिखाई दे रहा था कि आपकी सीमा पर कोई व्यक्ति आपको ललकार रहा है। अब ऐसे नहीं, अब व्यापार के माध्यम से आक्रमण और छुप गया है। पहले भी लूटना होता था, अब भी लूटना है, लेकिन अब लूटने का तरीका जो है वो सभ्य बन गया। ये कभी आपको कहना चाहता है, वहाँ आपको ले जाना चाहता है। लेकिन इस बार और चुपके से आए, लेकिन इस बार और चुपके से और सूक्ष्मता से उन्होंने आक्रमण किया है। कैसे? कैमरे, थैलियां, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। क्या है उसमें? कैमरे, थैलियां, कैमरे, उपभोग की वस्तुएं, थैलियां, पैसे, टूरिस्ट पासपोर्ट, बाहर घूमने का लालच, रंग बिरंगी फिल्में, कला के माध्यम से। और अब की बार उनका जो आक्रमण है, यानी जो सांस्कृतिक आक्रमण है, उसकी जो व्यापकता बहुत ज़्यादा गहरी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को अच्छे ढंग से समझने की ज़रूरत है कि यदि दुश्मन आपके सामने खड़ा है तो आप उससे लड़ सकते हैं, लेकिन यदि दुश्मन आपके दिमाग में रहता हो तो इससे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे याद आ रहे हैं एक अफ्रीका के भाषा शास्त्री न्योंगो वा थियोंगो। वो लिखते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास ज़मीनें थी, और जब वो वापस गए तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास ज़मीनें थी। यानी उद्देश्य तो आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना ही होता है साम्राज्यवाद का, लेकिन जब वो संस्कृति के माध्यम से करता है तो उसकी विजय बहुत पक्की हो जाती है, उसकी विजय बहुत लंबी हो जाती है। आज भी यदि आप देखें
भारत का हर व्यक्ति वो भारत में रहता है, लेकिन सपने वो अमेरिका के देखता है। यदि आप अपनी फिल्मों को देखें, उन फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जिस प्रकार की सड़कें, जिस प्रकार की गाड़ियाँ, जिस प्रकार के आसपास खड़े हुए पेड़ पौधे, वो किसी दृष्टि से नहीं लगते कि वो दृश्य भारत की फिल्मों के हैं। यदि हम अपने हीरो हीरोइन की चेहरे की मुद्राओं को यदि हम देखें, उनके संकेतों को देखें, आपको लगेगा वो संकेत भी कहीं दूसरे देश के हैं, किसी दूसरी दुनिया के दिखाई पड़ते हैं। यदि हम उनके नृत्य को देखें तो ऐसे लगता है कि वो नृत्य भारतनाट्यम या यहाँ की जो देसी परंपरा है उससे वो शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से, यदि ये कहें कि विकसित दुनिया से, यानी जिसका अगुवा अमेरिका है, उससे वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो जब मनुष्य की कल्पना करने की जो शक्ति है उसको ही हाईजैक यदि कोई कर ले, तो आप ये समझिए वो साम्राज्यवाद की पक्की जीत है। तो अभी तक हम उससे बाहर निकले नहीं हैं। कहते हैं कि देश आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन हम सांस्कृतिक मुक्ति अभी तक हमारी हुई नहीं है। अभी तक ऐसे लगता है कि हमारी जो भाषा और कल्पना है वो किसी दूसरे देश के यहाँ गिरवी रखी है, वो अभी तक मुक्त नहीं हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं। दो आने पंपलेंट, रोटी और पंपलेंट में ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। और क्या है? इन रंग बिरंगे चेहरे, दो आने वाले पंपलेंट। रंग बिरंगे चेहरे, बहुरूपीय जो हमें विकास का अपना मॉडल समझाते हैं, और उस विकास के मॉडल में उनके अपने हित छुपे हुए हैं। यानी वो हमें बतलाते हैं कि आपने बांध बनाना है, वे हमें बतलाते हैं कि आपने परमाणु रिएक्टर लगाना है। यानी हम उनके अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते चले जाते हैं कि हमें भी विकास चाहिए, लेकिन वो अपनी शर्तों पे चाहिए। शर्तें उनकी हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। रोटी पंपलेंट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। और क्या है? इसे रोटी के माध्यम से, पंपलेंट के माध्यम से उनके अंदर क्या छुपी हुई है? गुलामी की जंजीरें। यानी उन व्यापारिक समझौतों के माध्यम से, उन सांस्कृतिक विचारधारा के माध्यम से उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? गुलामी का भाव। और देखिए, ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है। वो कह रहे हैं कि तौर तरीके बदल गए हैं, ढंग नया है, बात पुरानी है, लेकिन अंदर तो क्या है? केवल किसी दूसरे देश के संसाधन को लूटना है। यानी चंगेज खां में और आज की दुनिया में कोई फर्क नहीं है। आज जिस प्रकार के हम समझौते कर रहे हैं, उन समझौतों के अंदर भी लगभग इसी प्रकार की चीज़ें छुपी हुई हैं। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं, और भी पहले वो कई बार आए हैं। और कभी कहने लगा कि चाहे घोड़ों के माध्यम से भारत पे आक्रमण हुआ हो, या फिर व्यापार के माध्यम से हुआ हो, या फिर अनाज के माध्यम से हुआ हो, इन सब का मतलब एक ही है कि वो हमें गुलाम बनाने के लिए आए हैं। वो हमें बार बार हमें गुलाम बना रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें प्यारे विद्यार्थियों, अब गुलामी से अभिप्राय
एक देश सीधे तौर पर किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में लेता है। और ये काम वो किसके माध्यम से करता है? ये काम वो संस्कृति के माध्यम से करता है। उसकी संस्कृति को वो क्या करता है? हाईजैक कर लेता है। और जब सांस्कृतिक रूप से आप किसी देश को हाईजैक कर लेते हैं, फिर वो देश आपके पीछे पीछे चलता है। वो देश आपके जैसा बनने की कोशिश करता है। यानी यदि आप देखें, जैसा दुष्यंत ने एक बार लिखा था कि तुम्हारे दिन हैं किसी कौम के रात की नकल लोगों। यानी हम तो क्या कर रहे हैं? यूरोप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमेरिका की फोटोस्टेट कॉपी बनना चाहते हैं। हम अमेरिका नहीं बन सकते। भारत अपने ही ढंग से विकसित हो सकता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, आप दूसरे देश से तकनीक ले सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं ले सकते। जो स्वभाव है वो मनुष्य ने धीरे धीरे खुद ही निर्मित करना पड़ता है। तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण उस देश की मिट्टी में होता है, उस देश की संस्कृति से होता है, उस देश की सामाजिकता से होता है, उस देश के राजनीतिक वातावरण से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और ये कविता बार बार हमें दर्शाती है कि जो एक प्रकार से भूगोलिक आक्रमण होते थे, उस भूगोलिक आक्रमणों की बजाय जो सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं वो ज़्यादा गहरे हैं, वो ज़्यादा स्थायी हैं। एडवर्ड सईद ने तो बहुत शानदार काम किया इस पर। ओरिएंटलिज्म के नाम से उनकी जो शोध है, उनका जो रिसर्च है, वो ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार से जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों पर जब कब्जा करते हैं तो उस कब्जे को स्थायी बनाने के लिए वो सांस्कृतिक रूप से उनके सोचने के तौर तरीकों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। तो आप इस कविता को पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ इस पर बातचीत कीजिए। धन्यवाद।